तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट की, जो कि हमारी 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर है। इस चैप्टर में आप ये जानोगे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर मतलब क्या? नॉर्मली आपके आसपास जो एक एयर होती है, लेकिन उस एयर की पूरी एक लेयर बन रखी होती है, जो कि हमारे अर्थ को, ये अंदर मान लेते हैं कि ये अर्थ है, इसको सराउंड करती है। और इसलिए हम एटमॉस्फेयर को अर्थ का एक ब्लैंकेट भी कहते हैं, कंबल भी कहते हैं हम उसको, क्योंकि ये पूरे अर्थ को सराउंड करती है लेयर एटमॉस्फेयर की। और एटमॉस्फेयर की लेयर के भी सब लेयर्स होते हैं। मतलब अगर हम जैसे किसी एक लेयर को एटमॉस्फेयर बोल दे रहे हैं, तो सिर्फ उतना बोलने से हमारा काम नहीं चलेगा, इसकी भी लेयर होती है अलग अलग, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, ऐसे करके अलग अलग लेयर्स होती है इसकी। ठीक है। और फिर हमें जानना पड़ेगा क्लाइमेट के बारे में। ठीक है। और उसी के साथ साथ सीजन्स वगैरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बात करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है और उसका क्या मतलब होता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर एक लेयर है गैसेस की, जो कि हमारे अर्थ को सराउंड करती है। और ये अर्थ को कभी छोड़कर निकल क्यों नहीं जाती है? जैसे अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हम पहले एक प्रॉपर तरीके से एक अर्थ को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अर्थ है और इस पे एक लेयर सराउंडेड है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये हमारी एक एटमॉस्फेयर की लेयर है। ये येलो वाली लेयर को आप मान लो कि ये एक एटमॉस्फेयर की लेयर है जो कि अर्थ को सराउंड करती है। तो ये इतने हजारों करोड़ों सालों तक, लाखों सालों तक अर्थ के साथ इंटैक्ट क्यों है? ये छोड़कर क्यों नहीं चले जाता है अर्थ को? ये लेयर एटमॉस्फेयर की जो हवा की लेयर है, ये वहीं पर अभी तक बरकरार कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो अपना असर दिखाती है। ग्रेविटी ने इसको होल्ड कर कर रखा हुआ है। ये एक एमसीक्यू बन सकता है आपके पेपर में कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो अर्थ से चिपकी रहती है। उसका आंसर है ग्रेविटी। एटमॉस्फेयर जो है वो अलग अलग गैसों के मिक्सचर से बनी हुई है, जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स, प्लांट्स तो नहीं, प्लांट्स के लिए तो CO2 हो जाता है, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं, वो है O2 यानी कि ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर का काम क्या है? ये हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, ये वाली लेयर, जो खतरनाक सूरज की जो किरणें होती हैं, जो हार्मफुल सूरज की जो रेज हैं, उससे प्रोटेक्ट करती है। और हार्मफुल सूरज की किरण अगर हमसे पूछ ली जाए कि उसका नाम क्या है, उसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है एटमॉस्फेयर की लेयर। इसके अलावा एटमॉस्फेयर अर्थ की ये भी मदद करती है कि अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है एटमॉस्फेयर की लेयर। यानी कि बहुत ज़्यादा अर्थ को गर्म नहीं होने देती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्थ को ठंडा भी नहीं होने देती है। सूरज की जो किरणों से जो हीट आती है, जो गर्माहट आती है, उसको ये वाली लेयर अपने अंदर ट्रैप कर लेती है ताकि अर्थ जो है वो गर्म रहे। ठीक है, उसको दोबारा से उस हीट को स्पेस में, आउटर स्पेस में एस्केप नहीं होने देती, भागने नहीं देती है। ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होती तो हमारा जो ग्रह है, हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, वो प्लूटो जितना ठंडा हो जाता। तो एटमॉस्फेयर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ में जो वेदर सिस्टम है और जो क्लाइमेटिक सिस्टम है उसको मेंटेन करने के लिए। और एटमॉस्फेयर को बड़े सारे फैक्टर्स इससे अफेक्ट होते हैं। जैसे अर्थ के ऊपर टेम्परेचर, जो उमस होती है जिसको हम इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहते हैं, और हवा का दबाव जो है उसको बरकरार रखने में मदद करती है। अब हम जानते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। एटमॉस्फेयर अलग अलग प्रकार की गैसेस से बनी हुई है और ये सारी जो गैसेस हैं ये अलग अलग लेयर्स पे अरेंज्ड है। हर एक लेयर के अपनी खुद की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अर्थ पर। लाइफ को सपोर्ट करने का ये मतलब है, यहाँ पर राइटर हमसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सपोर्ट करने का काम करती है ये एटमॉस्फेयर की लेयर। क्योंकि अगर हम जहां तक बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स के लिए जो इंपॉर्टेंट गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी एटमॉस्फेयर में पाई जाएगी। और वहीं पर अगर हम बात करें एनिमल्स की और ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, तो उनके सर्वाइवल के लिए जो इंपॉर्टेंट गैस है
वो है O2 ऑक्सीजन, वो भी एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती है। तो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन जानते हैं कि एटमॉस्फेयर किस-किस प्रकार की गैसेस से बना हुआ है। देखो, बच्चों को ऐसा लगता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर जो गैस है, वो है ऑक्सीजन, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर जो हमें गैस मिलती है अर्थ के ऊपर, वो है नाइट्रोजन, 78%। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का 21%। ठीक है? तो 78 और 21 कितना हो गया? 78% और 21%, अगर आप इसको ऐड करो, ये हो गया 99%। बाकी 1% कौन-कौन सी गैसेज़ हैं? तो वो है आर्गन। आर्गन ने भी काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज ऑक्यूपाई कर ली 1% में से, 0.93%। तो यानी कि नाइट्रोजन आएगा सबसे ज़्यादा नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, आर्गन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड का उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है 0.04%। ठीक है? ये आ जाएगा नंबर 4 पर, और सबसे कम जो है उसको हम अदर कैटेगरीज़ में रख देते हैं। ठीक है? वो है 0.03%। तो ये आपको एक ऑर्डर पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली अलग-अलग प्रकार की गैसेस को आप क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में जिनकी जितनी उनकी परसेंटेज है, उसमें आप अरेंज करो। वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर ही इसका आता है, तो आपका आंसर होगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर CO2, और फिर उसके बाद दूसरी अन्य प्रकार की डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की गैसेस। ठीक है? तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग-अलग गैसों के मिश्रण से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भरपूर मात्रा के अंदर अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर में पाई जाती है। ये 2 मेन इंपॉर्टेंट गैसेस हैं, ठीक है? जो एटमॉस्फेयर का मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, ठीक है? दूसरी जो गैसेस हैं जैसे CO2, आर्गन, और ये जो अदर्स लिखा हुआ था ना, अब अदर्स में आप इसके नाम देख लो कौन-कौन सी अदर गैसेस होती हैं। हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनन। ये XCNON को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करते हैं? ज़ेनन कहते हैं हम इसको, ज़ेनन। ओज़ोन, जिसका फ़ॉर्मूला होता है O3, और हाइड्रोजन। ये छोटी-छोटी मात्रा के अंदर, स्मॉलर अमाउंट्स के अंदर ये प्रेज़ेंट है। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर कुछ वाटर वेपर यानी कि पानी और पानी की भाप भी पाई जाती है, और कुछ छोटे-छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, जो कि चैप्टर में आगे चलकर आपको पता लगेगा। वाटर वेपर जो होता है, बताओ मुझे खुशबू, आदिल, ये कैसा होता होगा वाटर वेपर? ये मतलब हॉट गैस है कि वार्म गैस है? विभा बताओ, आपके अकॉर्डिंग वाटर वेपर क्या है, कि हॉट गैस है कि कोल्ड गैस है? नहीं, 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 नहीं। जो वाटर वेपर होता है ना, ये ग्रीन हाउस गैस है ये। ग्रीन हाउस गैस है, हीट ट्रैपिंग गैस होती है ये। ठंडा नहीं है ये। हम यहाँ पर इवेपोरेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। इवेपोरेशन तो एक प्रोसेस होता है। हर वाटर वेपर का इवेपोरेशन हो ज़रूरी थोड़ी ना है। आउटर स्पेस में जहाँ पर जस्ट एटमॉस्फेयर की लेयर डेवलप हुई है अर्थ के ऊपर, वहाँ पर इवेपोरेशन हो कैसे सकता है एकदम से? हवा-हवा के अंदर इवेपोरेशन कैसे हो जाएगा? इवेपोरेशन के लिए एक टिकाव तो चाहिए पड़ता है ना उसको, किसी चीज़ में टिकना तो पड़ेगा ना पानी को। या तो उसका कंडेंसेशन होगा, या तो बादलों में बनकर वो पानी जाएगा तो उसका इवेपोरेशन हो सकता है ना? लेकिन वाटर वेपर अपने आप में ग्रीन हाउस गैस है, याद रखना। तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर के अंदर पाया जाता है, वो उसकी मात्रा उसकी मात्रा बहुत ही कम है। 0.1% से लेकर 4% तक का एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे बादल बनते हैं, और प्रिसिपिटेशन का ज्योग्राफी में मतलब होता है, इसकी वजह से बारिश होती है, रेनफॉल वगैरह होती है। ठीक है? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो कॉम्पोजिशन है, वो एल्टीट्यूड के साथ चेंज होता रहता है। एल्टीट्यूड का ये मतलब है हाइट। हाइट के साथ चेंज होता रहता है एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन। आप मुझे एक बात बताओ, सांस लेने में आदिल ज्यादातर कहाँ दिक्कत होती है किसी को भी? जब कोई प्लेन रीजन के ऊपर या जब पहाड़ों की चढ़ाई कर रहा है तो ऑक्सीजन कहाँ पर ड्रॉप होता चलता है ना? तो इसका मतलब हर जगह पर ऑक्सीजन अर्थ पर इक्वल मात्रा में अवेलेबल नहीं है ना? आपने वो सुना होगा कि जो
पर्वतारोही होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन्स को क्लाइम करते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर को भी अपने साथ कैरी करते हैं। सुना है ये वाला फैक्ट कभी? है ना? क्योंकि जितने ज़्यादा हाइट पर हम बढ़ते चले जाते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो गिरती चली जाती है, ऑक्सीजन कम होता जाता है। ठीक है? ये तो हमने बात कर ली कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी अलग-अलग प्रकार की गैसेस होती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। जो एटमॉस्फेयर है, वो अलग-अलग लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, बेस्ड ऑन कि क्या-क्या चेंजेस होंगे टेम्परेचर के अंदर और एयर की डेंसिटी के अंदर। जैसे-जैसे हाइट, एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, मैं आपको बता चुका हूँ, वो अगर इंक्रीज़ होगा, तो एटमॉस्फेयर का मतलब वो ये कह रहा है कि एटमॉस्फेयर की लेयर ना अलग-अलग पार्ट्स में बटी हुई हैं, उन पार्ट्स को हम लोग लेयर कहते हैं। आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो हर एक लेयर का अलग काम होता है, अलग उसका नाम होता है, अलग उसके फंक्शंस हैं, अलग उसके रूल्स हैं। तो डेंसिटी ऑफ एयर हाईएस्ट होती है अर्थ के सरफेस पर, यानी कि हवा का जो दबाव है वो सबसे ज्यादा आपको अर्थ के सरफेस पर महसूस होता है। और जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड डिक्रीज होता चलता है, हाइट जैसे कम होती चलती है, तो ये डिक्रीज मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती चलती है तो ये हवा का दबाव कम होने लग जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आपको प्लेन रीजन्स के अंदर देखने को मिलेगा। ऑक्सीजन के अंदर गिरावट आ जाएगी जैसे आप पहाड़ के चोटी पर जाओगे। ठीक है? अब एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर होती है? एटमॉस्फेयर की 5 मेन लेयर होती हैं, जो कि अर्थ के सरफेस से होते हुए आउटर स्पेस तक एक्सटेंड करती हैं। ये सारी लेयर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं अर्थ के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए। और इसके अलावा इनका मेन काम है कि अर्थ पर जो वेदर कंडीशंस हैं और जो क्लाइमेट है, उसको भी इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं ये सारी लेयर। अब देखो, इसको याद करने का तरीका देखो क्या होता है। अगर आप ऐसे इसका रट्टा मारोगे, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, तो आपको ऐसे याद नहीं होगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। नीचे से हमें ऊपर की तरफ जाना है। सबसे नीचे कौन सा? आप पहले यहाँ से शुरू करोगे, फिर यहाँ पर जाओगे, फिर इधर जाओगे, उसके बाद आप इधर जाओगे और लास्ट लेयर होती है एक्सोस्फियर की। हाँ जी। अब दोस्तों, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है, आप यहाँ पर देखो, इसको देखो, ऑटोमैटिकली आपको नाम याद हो जाएँगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप इसको ऐसे याद करो। आप एक वर्ड याद करो पहले, ट्रस्ट मी। मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। तो ये देखो, ट्रस्ट से जो टीआर हो गया, क्योंकि आपको ना कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे नीचे नाम है ट्रोपोस्फियर, ऊपर नाम है थर्मोस्फियर, तो आप एग्जाम में भूल गए कि यार पहला कौन सा नाम आता है। तो ट्रस्ट मी से आपको याद हो जाएगा। टीआर जो ट्रस्ट है वो है ट्रोपोस्फियर। उसके बाद एस टी स्ट्रेटोस्फियर, मी में है मीजोस्फियर। अब ट्रस्ट मी में जो टीआर आ गया था वो तो ट्रोपोस्फियर था। अब दूसरा जो टी है वो है थर्मोस्फियर। और जब लेयर ये पूरी एग्जिट हो रही है बाहर, एग्जिट, तो वो एग्जिट वाली है एग्जॉस्फियर। तो ट्रस्ट मी से आपकी 3 लेयर कवर हो जाएंगी। तो जो दूसरा टी है वो है आपका थर्मोस्फियर, और फिर है एग्जॉस्फियर। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ना ये भी चीजें लिखी हुई हैं, हर जगह ये पॉज पॉज वर्ड लिखा हुआ है। जैसे ट्रोपोस्फियर के बाद वर्ड आ रहा है ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फियर के बाद वर्ड आ रहा है स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फियर के बाद वर्ड आ रहा है मीजोपॉज। ये पॉज क्या है? देखो, हर एक लेयर एटमॉस्फेयर की, ये मेनली कितनी लेयर है? मेनली 5 लेयर है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है? ये 5 लेयर हैं। अब यहाँ पर हर एक लेयर से जब हम दूसरी लेयर की तरफ जाते हैं, तो बीच में एक पॉज आता है, क्योंकि सारी चीजें अलग लेयर में जाकर चेंज होने लग जाती है। तो ट्रोपोस्फियर के बाद जैसे आप स्ट्रेटोस्फियर में जाओगे, तो जो एक पॉज आएगा, उसके बाद आप दूसरी लेयर में एंटर करोगे और उस लेयर में चीजें, सारा का सारा एटमॉस्फेयर का वातावरण, अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, उस लेयर के बिहेव करने का जो तरीका है, वहां पर जो इफेक्ट्स हैं, अलग अलग जगह से वो चेंज होते चले जाएंगे। अब देखो, आप ही कहोगे कि सर ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर की लेयर आ रही है, लेकिन बीच में नाम है ट्रोपोपॉज। तो हमेशा याद रखना, जो ये पॉज वर्ड होता है
वो नीचे वाली लेयर के नाम के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे ट्रोपोस्फियर के बाद आपको स्ट्रेटोपोज देखने को नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेटोपोज आपको स्ट्रेटोस्फियर की लेयर के बाद देखने को मिलेगा। ट्रोपोस्फियर के बाद जो पॉज आएगा वो आएगा ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फियर की लेयर के बाद जो पॉज आएगा उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फियर की लेयर के बाद जो पॉज आएगा वो होगा मीजोपॉज। तो यानी कि जो ये पॉज वर्ड है जिसके आगे मीजो, स्ट्रेटो, ट्रोपो लगा हुआ है, यहां पर ये हर प्रीवियस लेयर के नाम के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, जब वो नेक्स्ट लेयर आएगी उसके बारे में तब बात होगी। तो ये हर प्रीवियस लेयर के साथ ये एसोसिएटेड है। इतना समझ गए? पहले बताओ, क्लियर है? आदिल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसको हम ऐसे याद करते हैं कि ट्रस्ट मी, पहले आपका आ गया टीआर से। टीआर से क्या होगा विभव? और उसके बाद पॉज कौन सा लगेगा आदिल? नाम था लेयर का ट्रोपोस्फियर, तो नाम जो पॉज होगा वो कौन सा होगा? ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोस्फियर की लेयर है तो अगला पॉज कौन सा? स्ट्रेटोपॉज। फिर मीजोस्फियर की लेयर है मीजोपॉज। थर्मोस्फियर के बाद विभव आदिल ये थर्मोपॉज ही नहीं होता, ठीक है। थर्मोस्फियर के बाद डायरेक्टली एग्जिट पॉइंट आता है जिसको हम एग्जॉस्फियर कहते हैं। हाँ, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जिस जगह पर हम लोग रहते हैं अर्थ पर, वो है प्लेन रीजन या माउंटेनियस रीजन, है ना। या तो लोग पहाड़ों पे रहते हैं या प्लेट्यूज पे रहते हैं या हिल्स पे रहते हैं या प्लेन रीजन में रहते हैं। प्लेन रीजन होता है फ्लैट लैंड जहां पर खेती बाड़ी वगैरह संभव हो पाती है अच्छे तरीके से। तो वहां तक जो लेयर है वो होती है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। आपके जो प्लेन उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फियर के पास हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे उड़ते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। मीजोस्फियर में जो मीटियोर्स होते हैं जिसको आप शूटिंग स्टार कहते हो कि वो देखो टूटता हुआ सितारा, एक्चुअली वो सितारे नहीं टूट रहे होते हैं, वो मीटियोर्स बरस रहे होते हैं। वहां पर मतलब जिस लेयर में मीटियोर्स होते हैं वो मीजोपॉज होता है। जहां सैटेलाइट्स लॉन्च होती हैं और अलग अलग कंट्रीज के अंदर आपने आसमान को रंग बिरंगा कलर का देखा होगा जिसको हम ऑरोरा कहते हैं, ऑरोरा राइटलिंग। ऑरोरा जानते हो कैसी दिखती है? दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, ये लाइटनिंग है आसमान की पूरी, है ना। ये हमारी कंट्री में नहीं होता, लेकिन ये आपको जो पोलर रीजन्स हैं अर्थ के, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहां पर आपको ये सारी सिनेरियोज देखने को मिलते हैं। सेम बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ऐसी कंडीशंस होती हैं। ये कोई एआई जनरेटेड कलर्स नहीं है, ये रियल में जो ऑरोरा लाइटनिंग होती है वो ऐसे ही होता है ये, ठीक है। आसमान के कलर ऐसे ही जो है वो रात को ऐसा कलर होता है। तो यहाँ पर ये जो ऑरोरा लाइटनिंग होती है वो थर्मोस्फेयर में होती है, सैटेलाइट भी यहीं पर लॉन्च होती है। और ये जो एग्जॉस्फियर है, जैसे आप एग्जॉस्फियर से बाहर की तरफ निकलोगे, बाहर की तरफ, यहाँ पर आपका आ जाता है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस, फिर आपको जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, दूसरे ग्रह हैं, सितारे हैं, चंद्रमा हैं, ये सब आपको फिर इसके बाद देखने को मिल जाता है, ठीक है। हाँ, एक और बात, स्ट्रेटोस्फियर में एक इंपॉर्टेंट लेयर है और वो है ओजोन। अब क्योंकि यहां पर ओजोन पाई जाती है इसलिए हम इसको कभी कभार नाम दे देते हैं ओजोनोस्फियर। लेकिन याद रखना, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में 5 ही लेयर काउंट होती हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। आप इसमें ओजोनोस्फियर एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर दोगे। ओजोन को, ओजोन क्योंकि मिलती ही ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में है, इसलिए हम उसको एक नाम दे देते हैं। इतनी जगह को हम नाम दे देते हैं कि ये जगह है ओजोनोस्फियर। ये अलग से कोई एटमॉस्फेयर की लेयर नहीं होती है। इसको एटमॉस्फेयर की लेयर में कैलकुल मतलब काउंट मत करके लिख मत आना कि छठी लेयर बन गई है, नहीं, 5 ही लेयर होती है। ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बीच में क्योंकि ओजोन पाई जाती है, तो इसको हम कहते हैं ओजोनोस्फियर। मेरा आप सबसे एक सवाल है कि जो ओजोन जो होता है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है? ओजोन मतलब ये जो ओजोन लेयर होती है, अच्छी है बुरी है ना। आकांक्षा, अच्छी है। फिर दिक्कत क्या है इससे? कोई दिक्कत है इससे? अच्छा, रोल क्या होता है ओजोन का? रोल क्या होता है ओजोन लेयर का? रोल क्या है?
यस, ये हमको अल्ट्रा सन की हार्मफुल जो रेज़ हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब इंसान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं कुछ वस्तुओं का, कुछ चीज़ों का, जैसे डिओड्रेंट्स, एसीज़ और फ्रिज से निकलने वाली जो गैसेज़ होती हैं वो, ये रेफ्रिजरेटर कह लो, फ्रिज कह लो, एक ही बात है। ठीक है? एसीज़, डिओड्रेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें, और जो गाड़ी के जो फ्यूम्स होते हैं, यानी कि पीछे से इंजन से जो ये सब धुएँ वगैरह जो निकल रहे होते हैं, इसकी वजह से ये ओज़ोन लेयर खराब हो सकती है, इसके अंदर छेद हो सकता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज़ जो होती हैं, जो सूरज की हार्मफुल किरणें हैं, वो डायरेक्टली फिर अर्थ पर आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं और इंसानों को हो जाता है स्किन कैंसर। दुनिया की सारी सनस्क्रीन में क्या लिखा रहता है? हम जो चेहरे पे सनस्क्रीन लगाते हैं, उस पे क्या लिखा रहता है? एसपीएफ। एसपीएफ चलो, एसपीएफ को भी हटा दो, और क्या लिखा रहता है? यूवी प्रोटे यूवी प्रोटेक्शन लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है ना? तो यूवी प्रोटेक्शन आपकी अल्ट्रावायलेट रे से आपकी प्रोटेक्शन करती है ना? अब ये भी जानते होगे आप, जैसे आप एसपीएफ जिसको कह रहे हो, अगर मैं एसपीएफ का नंबर बढ़ाऊं, यानी कि उस सनस्क्रीन की प्रोटेक्शन ज्यादा कब होगी? एक होती है एसपीएफ 30+, एक होती है एसपीएफ 50+। और मैंने रिसेंटली अभी एक सनस्क्रीन का स्प्रे देखा था, किसी एड वैड में, उसमें था एसपीएफ 80+। तो एक बार बताओ, नंबर छोटा है तो जो ज्यादा अच्छा है, कि बड़ा है तो वो ज्यादा अच्छा है? बड़ा क्यों? यानी कि वो आपको उतनी मोटी लेयर की प्रोटेक्शन बनाकर दे रही है कि सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी, विनाशकारी प्रभाव नहीं डालेंगी, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेंगी आपके ऊपर। ठीक है? आदिल, समझ पा रहे हो? ज्यादा टेक्निकल तो नहीं हो रहा है? सारी बातें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है। खुशबू क्लियर है? विभव, आकांक्षा, सब क्लियर? अब जो ट्रोपोस्फियर है, पहली लेयर के बारे में बात करते हैं। ट्रोपोस्फियर कहां पर है आदिल? सबसे ऊपर के सबसे नीचे? सबसे नीचे का मतलब क्या है? वो अर्थ के पास है कि स्काई के पास है, वो आउटर स्पेस के पास है? अर्थ के पास है। ठीक है? तो ट्रोपोस्फियर लोएस्ट लेवल की लेयर है एटमॉस्फेयर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर होती है ये एटमॉस्फेयर की, और इसकी एवरेज हाइट 10 से 12 किलोमीटर होती है। ठीक है? देख लेते हैं, हम इसको प्रूव कर लेते हैं। कह रहे हैं 10 से 12 किलोमीटर होती है। तो देखो, ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोपॉस, तो यानी कि ये इसके आसपास है लगभग, ये यहां तक, इधर 10 से 12 किलोमीटर तक होती है। इस लेयर में टेम्परेचर, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहते हो हाइट में, टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है। ठीक है? आप देखो ना। अच्छा, टेम्परेचर डिक्रीज होने का क्या मतलब है, तुम लोग ये जानते हो? मतलब गर्मी बढ़ रही है कि ठंडक बढ़ रही है? ठंडक बढ़ रही है। आप पहाड़ी रीजन के ऊपर जाते रहते हो, जैसे पहले मान लो आप दिल्ली से निकले, आप कुल्लू, मनाली, रोहतांग, शिमला, ऊपर जाते रहे जाते रहे जाते रहे, गर्मी बढ़ेगी कि ठंडक बढ़ेगी? लेकिन भाई, सोचने वाली बात यह है कि आप तो सूरज के पास जाते जा रहे हो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। यहां पर आप सूरज के पास जाते जा रहे हो ना, एक तरीके से। आदिल, अगर मैं यहां पर दिल्ली में नीचे हाइट पर हूं और शिमला ऊपर हाइट पर है, तो यानी कि मैं दिल्ली में सूरज के ज्यादा पास हूं कि शिमला में सूरज के ज्यादा पास हूं? मतलब दिल्ली इस हाइट पर है और शिमला यहां पर है, ऊंचाई पर बना हुआ है, पहाड़ी पहाड़ पर बना हुआ है। तो मैं, जब मैं दिल्ली में हूं तो मैं सूरज के ज्यादा पास हूं, या शिमला में खड़े होकर सूरज के ज्यादा पास हूं मैं? शिमला। लेकिन फिर भी अगर मैं सूरज के ज्यादा पास हूं तो गर्मी ना लगकर मुझे ठंड क्यों लग रही है वहां पर? किसी के पास है इसका रीजन? कि क्या बताओ?
नहीं, बर्फ की वजह से आसपास ठंडक नहीं हो पाती है, ये मतलब ये भ्रम है हमारा। बर्फ सिर्फ होने की वजह से ठंडक हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता हमेशा। हाँ, जो ठंडी हवाएं हैं, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो नीचे गर्माहट भरी होती है, क्योंकि सूरज की सबसे ज्यादा हीट ट्रैप ना अर्थ की मतलब जो बेस फ्लोर होता है, अर्थ का जो प्लेन रीजन होते हैं वो वहां होती है। ऊपर वो फ्री फ्लोटिंग एनवायरनमेंट के अंदर घूम रही होती है ठंडी हवाएं। और यहाँ पर जब ये नीचे प्लेन रीजन्स की तरफ आती हैं तो वो ठंडी हवाएं भी अर्थ पर टकराने के बाद, बिल्कुल मतलब बेस फ्लोर पे टकराने के बाद, अर्थ तो सभी कुछ है, मेरे बार बार मैं अर्थ बोल रहा हूँ तो समझ जाना, मैं बेस फ्लोर की बात कर रहा हूँ। बेस फ्लोर मतलब सबसे नीचे क्या प्लेन्स हैं, है ना। सूरज की किरणें डायरेक्टली वहां पड़ती हैं, तो ठंडी हवा भी जहां पर सूरज की गर्म किरणों के साथ वो कांटेक्ट में आती है तो वो हवाएं गर्म हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, है ना। ऊपर क्या है, जब हम पहाड़ी हिस्सों में ऊपर बढ़ते हैं तो आप कहोगे सर सूरज की किरणें तो वहां पर भी हैं। सूरज की किरणें तो हैं वहां पर, लेकिन वहां पर एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उसके अंदर जो ट्रोपोस्फियर है वो थिकनेस ज्यादा है, ठीक है। तो वहां से हीट जो होती है सूरज की किरणों की जो आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक भी कर देती है वो हवाएं, ठीक है। रिफ्लेक्ट बैक भी कर देती है, और आसपास सारी बर्फ है, तो खुशबू उसके पीछे बर्फ वाला रीजन ये है कि जिस जगह में बर्फ होगी तो हवा वहां पर कैसी होगी बताओ, कोल्ड एंड ड्राई। बताओ हाँ या ना। कोल्ड एंड ड्राई, तो उसकी वजह से वो हीट इतनी ज्यादा उन हवाओं के अंदर समा नहीं पाती है, ठीक है। क्लियर हो गया आदिल, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। उसके बाद ट्रोपोस्फियर जो है उसके अंदर एयर होती है जिसके थ्रू हम सांस लेते हैं। ज्यादातर वाटर वेपर भी है, और यही वाटर वेपर इवेपोरेट होकर जब ऊपर जाता है तो ये बादल बनाता है। अच्छा, बादल बनाने के प्रोसेस को ज्योग्राफी में क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, क्या नाम होता है। पागल तो नहीं हो गए हो। बादल बनाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। और जब वो बादल भर जाएगा पानी से, वाटर वेपर से, भार सहन नहीं कर पाएगा, वजन ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे गिराएगा वो पानी, स्नोफॉल या बर्फ के ओले, उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार होता है रेनफॉल, ठीक है। तो सारे के सारे वेदर फिनोमेना, रेनफॉल, फॉग, बारिश तो आप जानते हो, फॉग आप जानते हो, ये हेल क्या होता है, हेल क्या होता है आदिल, हेल का मतलब क्या होता है, हेल सुना है कभी आदिल वर्ड। यस, हेल का मतलब होता है जो ओले गिरते हैं, ठीक है। स्टॉर्म्स, विंड्स, ये सारी ये सारी प्रोसेसेस इसी लेयर में होती हैं। ट्रोपोस्फियर ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है वो। ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर से सेपरेटेड है, ये वाली लेयर इस वाली लेयर से सेपरेटेड है एक बाउंड्री के माध्यम से जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, ठीक है। तो कह रहा है ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर से सेपरेटेड है, ये देखो ये वाली लेयर इस वाली लेयर से सेपरेटेड है एक थिन बाउंड्री की वजह से जिसको हम कहते हैं ट्रोपोपॉज, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फियर की। स्ट्रेटोस्फियर की जो लेयर है वो ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर है, मैंने आपको बताया ना, ट्रस्ट मी में टी आर हो गया हमारा, उसके बाद आता है एस टी, ठीक है। तो एस टी जो आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है स्ट्रेटोस्फियर। ये जो है ट्रोपोपॉज की लेयर कहां तक थी, सॉरी ट्रोपोस्फियर की लेयर कहां तक थी, 12 किलोमीटर तक। ये 12 से 50 तक होती है। ये लेयर जो है इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, यहां पर बादल नहीं होते हैं, और कोई भी वेदर डिस्टर्बेंस नहीं होती। वेदर डिस्टर्बेंस कैसी, जैसे ट्रोपोस्फियर की लेयर में आपको ये बारिश, फॉग, ओले, तूफान, हवाएं, आंधी, ये सब जो देखने को मिलता है, ये सब कुछ यहाँ पर स्ट्रेटोस्फियर के अंदर कुछ भी नहीं होता है।
इसी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर की लेयर के अंदर एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं, ये रीजन है। और यहां पर ओजोन लेयर होती है जो कि अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ट्रैप कर। स्ट्रेटोपॉज एक बाउंड्री है जो कि सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फीयर को फ्रॉम मीजोस्फीयर। तो ये देखो, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर ये है, इसके बीच में जो सेपरेशन पॉइंट है वो ये है बाउंड्री, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज। ये है स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। अगली लेयर के बारे में बात करते हैं जो है की है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर तीसरी लेयर है एटमॉस्फेयर की। पहली थी ट्रोपोस्फियर, दूसरी स्ट्रेटोस्फियर, तीसरी हमारी मीजोस्फियर। ये TRST, मी, ट्रस्ट मी में अब हम मी की तरफ आ रहे हैं। इसकी हाइट 80 किलोमीटर तक है। ये कितना था? 12 किलोमीटर तक। ये था 50 किलोमीटर तक। और 50 से 80 तक है ये। जैसे अगर आप स्ट्रेटोफॉर्स को देख लो, देखो 50 के आसपास ही है लगभग, ये यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है, मीजोस्फीयर। इस लेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज होने लग जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब ठंडक की गर्माहट, ठंडा। टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहते हो, ठीक है, मेनली ट्रोपोस्फियर में और मिजोस्फियर में। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर ठंडा नहीं हो रहा था। जैसे ट्रोपोस्फियर में तो जैसे मैंने आपको बताया, आप दिल्ली से शिमला की तरफ, पहाड़ों की तरफ जाओगे तो ठंडक बढ़ जाती है। लेकिन वहीं पर आप और ज्यादा ऊपर निकल के तो स्ट्रेटोस्फियर में और ज्यादा ठंडक नहीं बढ़ी, वहां गर्माहट आ गई। क्यों? इसकी वजह से, ओजोन की वजह से। लेकिन दोबारा से ठंडक यहां से यहां, यहां से यहां, और मीजोस्फियर से मीजोपॉज, ये बढ़ती रहती है फिर ये ठंडक। अब ज्यादातर मीटियोर्स जो होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स जानते हो क्या होते हैं? मीटियोर्स, हाँ, पर लेकिन वो तारा होता नहीं है एक्चुअली में। मीटियोर एक पत्थर होता है जो कि ऊपर से आउटर स्पेस से गिरता हुआ अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है। जैसे ये आने लग जाता है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से ये होता बड़ी चट्टान है, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में ये अपने आप टूटने लग जाता है, ठीक है। ये पूरा पत्थर जो है, बहुत ही कम ऐसे मीटियोर होते हैं जो एक ही बार में पूरा अर्थ के ऊपर गिर पड़े, और जैसे ही वो अर्थ के ऊपर गिरते हैं तो वो ऐसा गड्ढा बना देते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक मीटियोर बहुत सारे साल पहले आकर, बहुत पहले आकर गिरा था, और बारिश के पानी की वजह से यहां पर इसने एक लेक बना दी थी, लोनार लेक हम इसको कहते हैं। पहले इसका पानी ग्रीन था, अब इसका पानी, यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया पनपने लगे, उसकी वजह से पिंक होता चला जा रहा है, ठीक है। ये तो बस मैं एक एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर जो मीटियोर होते हैं वो आउटर स्पेस के अंदर ऑटोमेटिकली वैसे ही बर्न होने लग जाते हैं, मतलब वो टूट जाते हैं, वो पत्थर पत्थर देखो ऐसे बिखर जाते हैं। हो मतलब आता है ये पूरा एक चट्टान की तरह। एक सेकेंड, ये आता है पूरा चट्टान की तरह, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर ये करने वाला होता है तो उसके ऐसे ऐसे टुकड़े गिर जाते हैं। अब पीछे इसके ये गैस, पीछे इसकी ये गैस फॉलो हो रही होती है, इसलिए आपको वो लग रहा होता है टूटता हुआ तारा, लेकिन ये तारा नहीं होता है, ठीक है। इसलिए टूटते हुए ये बाहर से गिर रहे होते हैं, और भी जगह पर गिरते हैं, लेकिन मतलब ये जरूरी नहीं कि अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये गिर रहे होते हैं इधर उधर आउटर स्पेस में, बहुत सारी जगह पर गिर रहे होते हैं ये। तो अर्थ भी बीच में आ जाता है आउटर स्पेस में, तो वहां पर भी गिरने लग जाते हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में भगवान ने इतना संतुलित माहौल बना रखा है कि वहां पर आने से पहले ही ये ज्यादातर 99% केसेस में चटक के टूट के आपको फील भी नहीं होते हैं। ये डस्ट की फॉर्मेट में, चूरे की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वरना सोचो जरा, अगर और ये पता है दिन रात होता रहता है, ये दिन में ऐसे लाखों करोड़ों ये टपकते रहते हैं ऐसे, ये छोटे छोटे बड़े बड़े साइज के। कभी कभार हाँ, कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि जो पता नहीं बच जाते हैं, और जब वो बच जाते हैं तो इसलिए मैंने आपको बताया
ये ऐसे स्ट्रक्चर पे ये गिर जाते हैं। अब जैसे मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, मीटियोर्स फॉल ऑन अर्थ, ठीक है। तो जब ये गिरते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे ही आके गिर जाते हैं किसी एक जगह पर। इन्होंने देखो यहाँ पर जाकर इसको एक टूरिस्ट के लिए एक वो बना दिया, स्पॉट बना दिया। ये आउटर स्पेस से गिरा हुआ पत्थर है, ये देखो यहाँ पर। और ये कभी कभार पता है इतनी जोर की गिरते हैं धड़ाम करके कि किसी एक जगह पर जैसे गिरते हैं, जैसे रशिया के अंदर जब ये एक बार मीटियोर का इवेंट हुआ था, वो धरती के नीचे पता नहीं कितने किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक घुसा चला गया वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 किलोमीटर तक घुसा चला गया। और वहां पर उसने एक माइन बना दी पूरी। और फिर जब रशिया की सरकार ने यहाँ पर ये देखा कि पत्थर के गिरने की वजह से कितना गहरा घुसा हुआ है, वहां पर उनको कोयला मिल गया। और ऐसे रशिया एक टाइम पर वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट कोल एक्सपोर्टर बन गया। मतलब रशिया को पता भी नहीं था कि इतने नीचे कोयला है। ये मीटियोर गिरा उनके ऊपर भगवान की कृपा से, उसने गड्ढा बना दिया। उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स को भेजा कि पता कर आओ ये मीटियोर कैसा है, क्या है इसके अंदर, ये पत्थर का क्या है। वो जब टीम नीचे गई उसके एक्सप्लोर करने के लिए उसको, तो उनको पता लगा अरे वाह, हमारे देश में तो कोयले की खदान थी इतनी ज्यादा, और आज तक वो कोयला खत्म नहीं हुआ है रशिया में। और वन ऑफ द वर्ल्ड का सबसे पुराना कोयला, और कोयला जितना पुराना होता है उतनी अच्छी क्वालिटी का और उतना महंगा बिकता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, रशिया की डीपेस्ट कोल माइन। ये तो चलो एक ह्यूमन मेड है। कोला सुपर डीप बोरहोल, कोला सुपर डीप बोरहोल, कोला सुपर डीप बोरहोल। हाँ, ये जो रशिया के अंदर ये देख रहे हो, ये घुसा था मीटियोर। ये ऊपर से इमेज है, देखो पूरा नीचे चलता चला गया, चलता चला गया। मतलब पत्थर घुसता चला गया इतनी जोर की कि सोचो जरा कहां से गिरा होगा ये, कितनी स्पीड से आया होगा कि इसने इतना बड़ा ये होल यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर रशियंस को अच्छा खासा जो कोयला है वो यहाँ से प्राप्त हुआ था। ये देखो इसका एरियल व्यू, ये देखो, जस्ट अ मिनट, ये देखो, ठीक है। तो ज्यादातर मीटियोर्स जो होते हैं वो मीजोस्फीयर के अंदर ही पहले बर्न हो जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे पहुंचने से पहले। और जो मीजोपॉज है वो एक बाउंड्री फॉर्म करता है बिटवीन बिटवीन मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो कहाँ है मीजोपॉज हमारा, ये रहा मीजोपॉज। ये एक बाउंड्री बना रहा है बिटवीन दिस एंड दिस लेयर। उसके बाद है हमारा थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर एक्सटेंड होता है फ्रॉम 80 किलोमीटर टू 700। अभी तक देख रहे हो छोटे छोटे थे ये, एक सेकंड, अभी तक इनकी लेयर छोटी छोटी थी। ट्रोपोस्फियर 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक, 0 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर तक, ये 50 किलोमीटर तक। मिसोस्फियर 80 किलोमीटर तक। थर्मोस्फियर लेकिन 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है ये, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस। इस लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है रैपिड तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहां पर गैसेस कुछ कुछ ऐसी हैं वो सन की एक्सरेज को और शॉर्टवेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब यहीं पर एक लेयर है, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो मेन लेयर है वो तो 5 ही है। लेकिन जैसे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ये था ओजोन, तो उसको हम ओजोनोस्फियर कह रहे थे। अब यहां पर कुछ कुछ ना आयंस घूमते हैं जो कि आपस में जब टकराते हैं तो वो एक स्पार्क पैदा करते हैं, चिंगारी चिंगारी निकालते हैं। और उसी चिंगारी की वजह से आसमान में रंग बिरंगे कलर जो हैं वो छा जाते हैं, जिसको हम ऑरोरा, या पूरा नाम इसका होता है ऑरोरा बोरियलिस। अगर आपको बोरियलिस याद नहीं रखना है तो आप ऑरोरा लाइट्स बोल दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसे आसमान अलग अलग प्रकार के रंगों में बट जाता है। और ये रंग आया कैसे, ये कलर आ कैसे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आयंस हैं कुछ, ठीक है, जैसा फिजिक्स में पढ़ते होगे, केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, यहाँ पर कुछ आयंस हैं, वो आपस में फ्रिक्शन करते हैं, उसकी वजह से स्पार्क पैदा होती है, चिंगारी निकलती है, ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, और इसी लेयर के अंदर आपको, क्योंकि ये ऑरोरा के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, तो इसको हम लोग आयनोस्फीयर भी कहते हैं, जो कि इसी का थर्मोस्फीयर का एक पार्ट है। ये आयंस एक चीज में और हेल्प करते हैं, तो चलो एक सीनिक व्यू हो गया कि आंखों का मनोरंजन हो गया, कि यहाँ पर भाई कोई कपल्स हैं, हनीमून के लिए जा रहे हैं, आराम से इन टेंटों में रात बिता रहे हैं, आसमान आराम से भाई इतना बढ़िया सा लग रहा है, चंदा मामा है, ऐसा नज़ारा तो मतलब पिक्चरों में भी देखने को मतलब मिल नहीं सकता, जो आप लाइव यहाँ पर एंजॉय करोगे, ठीक है। वो एक अलग ही मंजर होगा आपका पूरा का पूरा। चलो ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये और किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एक और चीज़ में, कि जब हम यहाँ पर सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, तो सैटेलाइट्स में जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी से जो रेडियो कम्युनिकेशन है वो आसान हो जाती है, क्योंकि आयंस जो है आप जानते हो, वो तरंगों को ट्रांसलेट करना या एक से दूसरी जगह लेकर जाने में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर यही रीजन है कि सैटेलाइट जो है वो यहीं पर लॉन्च करके छोड़ी जाती है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल नेचुरल लाइट्स, जिसको हम ऑरोरास कहते हैं, इसको हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कह सकते हैं, सदर्न लाइट्स भी कह सकते हैं। क्यों? नॉर्दर्न लाइट्स को कहा जाता है नॉर्थ पोल के रीजन के अंदर, सदर्न लाइट्स को कहा जाता है साउथ पोल के रीजन के अंदर, ये भी इस लेयर में देखी जाती है। तो ऑरोरा के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। ऑरोरा वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है डॉन या फिर मॉर्निंग लाइट। इसको रोमन गॉडेस ऑरोरा के नाम पर रखा गया है, जो कि गॉडेस ऑफ डॉन है, गॉडेस ऑफ लाइट है। ऑरोरा आसमान के अंदर बहुत अच्छी लाइट्स प्रोड्यूस करती है। नॉर्थ पोल में, अगर नॉर्थ पोल में कर रही है तो उसको हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, साउथ पोल में कर रही है तो सदर्न लाइट्स बोलते हैं, ठीक है। ऊपर है आर्टिक ओशन, उसके पास नीचे है एंटार्क्टिक ओशन या एंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट, वहां पर। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं ऑरोरा लाइट्स? जब चार्ज पार्टिकल्स जो सूरज से निकलते हैं, सोलर विंड जिसको हम कहते हैं, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक पोल्स। तो वहां पर जो आयंस होते हैं उनके बीच में एक फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से चिंगारियां निकलती हैं। ये पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग गैसेस के साथ, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट थ्रू द मीडियम ऑफ फ्रिक्शन। इस फिनोमेना को, अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम इसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। आप इसको ऐसे याद रखो कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है वो नीचे, जैसे ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, तो ऑस्ट्रेलिया इक्वेटर के नीचे है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस तो नीचे है, यानी कि साउथ पोल की तरफ जो ये इवेंट होता है आसमान में रंग बिरंगी लाइटों का, तो इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, या ऑरोरा या सदर्न लाइट्स बोलते हैं। जो नॉर्थ पोल में हो रहा है उसको हम नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं, या फिर ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट लेयर आती है आउटर एटमॉस्फेयर की, जो आउटर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस का जो पार्ट है वो है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर आउटर मोस्ट लेयर एटमॉस्फेयर की, यहाँ पर बहुत ही पतली एयर होती है, लाइटर गैसेज जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये आउटर स्पेस से एस्केप कर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जो होता है, मतलब इनको होल्ड करने का, इस लेयर में बहुत ही ज्यादा वो वीक होता है। यहाँ पर ग्रेविटी थोड़ी सी वीक होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर एक फैक्ट लिखा हुआ है जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा बॉडी में कैसा होता है। तो जो एयर अर्थ को सराउंड करती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एग्जर्ट करती है हर एक चीज के ऊपर, इंक्लूडिंग हमारी बॉडी के ऊपर। लेकिन हम इस प्रेशर को फील नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी भी इक्वली सेम उसी प्रेशर को एग्जर्ट करती है। जैसे ये देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ये है एयर का प्रेशर, एपी मतलब एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर, एयर का प्रेशर। 5 दिशाओं से, एग्जाम्पल के लिए 5 दिशाओं से एयर का प्रेशर जो है वो इस इंसान पर पड़ रहा है। तो ये इंसान की बॉडी, अगर ये जो काउंटर प्रेशर आपको दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तो ये जो ग्रीन कलर का जो है,
ये क्या है, ये हमारा एक बॉडी का, हमारी बॉडी का एक काउंटर प्रेशर होता है अगेंस्ट दिस एयर प्रेशर। अगर ऐसा हमारी बॉडी इतना प्रेशर एग्जर्ट ना करे जो एयर का प्रेशर के सामने इक्वल ना करते, मतलब जैसे एक नंबर दे रहा हूं मैं, एयर का प्रेशर आया 10 आया एयर का प्रेशर, और उसके सामने हमारी बॉडी भी एग्जर्ट कर रही है 10 के प्रेशर को, हमारी बॉडी भी एग्जर्ट कर रही है 10 के प्रेशर को, तो इनका इक्वल रहना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान की बॉडी पूरी की पूरी तरीके से कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है। अभी एयर में तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाता है, पानी में नहीं कर पाता है। और इसी की वजह से एक चीज हो गई थी, एक घटना हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले पानी के अंदर। टाइटैनिक को देखने के लिए एक ऑफर आया दुनिया के अमीरजादों के पास कि चलो टाइटैनिक के पुर्जों को समुद्र के नीचे जहां पर वो डूबा था देख कर आते हैं। तो दुनिया के रईसों को, मिस्टर बीस्ट को भी ऑफर दिया गया था। आई होप आप मिस्टर बीस्ट को जानते होंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, दुनिया के कुछ जो मिलियनियर्स बिलियनियर्स हैं उनको बुलाया गया था। और वो एक सबमरीन, सबमरीन एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू जो है आप पानी के अंदर जो है वो जा पाते हो, ठीक है, जिसमें बैठकर ये, ठीक है, ये सबमरीन होता है। तो उसमें वो गए, लेकिन वहां पर पूरी अच्छे से टेस्टिंग नहीं हो रखी थी, पूरा अच्छे से उन्होंने होमवर्क नहीं कर रखा था। जो भी मतलब जो भी मिशन उनको लेकर जा रहा था, जिसकी भी टीम ने उनको ऑफर दिया था बिलियनर्स को, तो वो उसमें बैठे, बॉडी बॉडी का काउंटर प्रेशर इतना जनरेट ही नहीं हो पाया अंदर बैठकर, और वो सबमरीन पूरी की पूरी पिचक गई। और उनकी बॉडी जो है वो 1 मिनट के अंदर वहां पर उनका पापड़ कह लो चाहे कुछ कह लो, वो पिचका हुआ एक सैंडविच सा बन गया उनका। 1 सेकंड के अंदर ये घटना हो गई, और वो सारे के सारे लोग जो हैं, जो बिलियनर, उस पर 5-6 लोग बिलियनर्स थे, और वो मर गए। ये वो सबमरीन था टाइटन, ओशन गेट मिशन का नाम था। इसमें ये लोग बैठे हुए थे, और इनकी बॉडी पूरी की पूरी तरीके से पिचक गई थी, जो कि टाइटैनिक की उसमें वो जा रहे थे, ठीक है। और ये आप ये पागलपन देखो कि फिर भी इसके लिए लोग आज भी इच्छुक हैं कि पैसे देने के लिए तैयार हैं कि फिर से एक मिशन लॉन्च करा जाए, जिसमें फिर से लोगों को लेकर जाया जाए टाइटैनिक के मिसिंग पार्ट्स को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था, एट द सेम टाइम जो प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो जाता है, लेकिन समुद्रों में ये वाला प्रोसेस काम नहीं करता। इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बैलेंस कर देते हैं एक दूसरे को। तो हमें जो ये जो चीज़ है, वी डू नॉट एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसलिए समुद्र में आप जा सकते हो, लेकिन एकदम नीचे आप किसी उसके नहीं जा सकते हो। मतलब आपको कुछ डिवाइस, कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ व्हीकल आपको चाहिए है समुद्र के अंदर नीचे जाने के लिए, क्योंकि वहां पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है जिसको आपकी बॉडी सहन ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।